हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। थोड़ा सा हमारे फैमिली में फंक्शन था तो वी बीन बिजी विद दैट, तो इसीलिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वी आर डूइंग दिस वीडियो फॉर रिविजन ऑफ चैप्टर 1। अब इसमें मैंने सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जिनको मैंने फिलअप्स की फॉर्म में लिया है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ये खुद बनाए हैं एंड आई हैड टू राइट देम डाउन, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और टाइप करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ये कन्वर्ट करके किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं। अच्छा, जो उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपकी बुक में सिलेबस में से हैं, लेकिन बुक में क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन देम, क्योंकि जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करने ही हैं। उसके अलावा जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स आती हैं तो उनमें भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होते आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो ये आपका तो पेपर वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये चैप्टर थरो है ना, आपने इसको थरोली कंप्लीट कर लिया है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सीबीएसई ने अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसकी आप लोग आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, मैं सीबीएसई की बात कर रही हूँ। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने अपने एंटायर सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 बार एग्जाम लेने का डिसाइड किया है, और वो भी अब ऑब्जेक्टिविटी पर ही आ रहे हैं कि उनका पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होगा मैक्सिमम। अब इसमें देखो ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि यू हैव टू बी वेरी थरो विद योर नॉलेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो ज़ीरो है ना। तो इसलिए आप लोग ढंग से पढ़ाई करिए, जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। सीबीएसई नोटिफिकेशन इशू कर चुकी है, हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में आईसीएसई भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन इशू करे। तो उसके लिए मैं पहले सोच रही हूँ कि आपका मुझे 6 चैप्टर स्टार्ट करना था केमिस्ट्री का, वो भी मैं करूंगी, और उसके साथ साथ में आपकी रिवीजन भी चलती रहेगी, ताकि फर्स्ट एटलीस्ट हाफ सिलेबस के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो आपका अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस। ऑलराइट, सो अगेन अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डाउनलोड आवर ऐप और पढ़िए, एंजॉय करिए स्टडीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so the first question which I have taken here is that the molecular formula of ammonium sulfate is। अब देखो, जो मैं ये देखने में बहुत सिंपल है कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला याद कर लो, लिख दो, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है कि आपको फॉर्मूला बनाना कैसे है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए पहले देखो, आपको अमोनियम रेडिकल जो होता है, अमोनियम रेडिकल क्या होता है, NH4+। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम रेडिकल क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। सल्फेट रेडिकल क्या होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी होती है 2। तो ये अमोनियम की वैलेंसी हमें पता है, अमोनियम का फॉर्मूला पता है अमोनियम रेडिकल का, सल्फेट रेडिकल का फॉर्मूला पता है, उसकी वैलेंसी पता है। इनको आप क्रॉस करके वैलेंसीज को इन दोनों रेडिकल्स को कंबाइन करके अपना फाइनल फॉर्मूला बना लीजिए। तो हम क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अमोनियम की वैलेंसी है वो हम सल्फेट के साथ अटैच करेंगे, सल्फेट की वैलेंसी अमोनियम के साथ अटैच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा NH4 इसको पूरे को हम NH4 जो हमारा रेडिकल है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके 2 लगाएंगे, क्योंकि पूरे के साथ सल्फेट की वैलेंसी अटैच होगी। NH4 SO4, तो ये हमारे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 1 है, अमोनियम की सल्फेट की 2 है, अमोनियम की 1 है, हमने उनको क्रॉस करके लिख दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आपने जब मैंने फॉर्मूला बनाना पढ़ाया है, आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। Next is the short form that stands for the atom of a specific element is dash। देखो आपसे क्या पूछा है कि एक एटम किसी भी एलिमेंट का है, उसकी हम शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लो, आप सोडियम ले लो, तो सोडियम जो होता है, सोडियम का एक एटम जो होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, हम सोडियम को कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज नेट्रम, Na, जो उसका लैटिन नेम है नेट्रम, उसकी शॉर्ट फॉर्म है Na, तो हम सोडियम को लिखते हैं Na। तो इसका मतलब ये क्या है, द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज इट्स सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंबल। आप ना समझ के करिए हर चीज़ को, बी स्पेसिफिक। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कर देती
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं कर दूं द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम की जगह मैं कर दूं मॉलिक्यूल, एटम की जगह अगर मैं कर दूं मॉलिक्यूल, और एलिमेंट की जगह मैं कर दूं कंपाउंड, ठीक है। तो द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ अ स्पेसिफिक कंपाउंड इज, फिर वो क्या हो जाएगा, सिंबल की जगह हम क्या आंसर लिखेंगे, उसका आंसर हो जाएगा वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड डैश डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। अब कार्बोनेट्स जो होते हैं, कार्बोनेट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके एंड में कार्बोनेट रेडिकल आता है। कार्बोनेट रेडिकल क्या होता है, CO3, जिसकी भी वैलेंसी होती है 2, तो CO3 2 नेगेटिव हमारा कार्बोनेट रेडिकल है। तो कार्बोनेट्स जो है आपके बुक में टेबल्स दे रखे हैं कि कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, मेटल के, है ना। तो जब हमारा कार्बोनेट वाली टेबल थी उसको आपने याद किया होगा तो आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं सोडियम और पोटेशियम, जब हम उनको हीट करते हैं तो वो CO2 रिलीज नहीं करते हैं। बाकी सारे कार्बोनेट्स को जब हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, दे गिव आउट CO2 गैस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दे डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा सोडियम और पोटेशियम। ये जो 2 हमारे टॉप के एलिमेंट्स हैं, ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इनके कार्बोनेट्स को हम हीट करते हैं, बाकी सब प्रोड्यूस करते हैं। वो टेबल्स आपको याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। सारी टेबल्स में जो दे रखा है ना, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम एक साथ रिएक्ट करते हैं। उसके नीचे वाले मेटल्स हैं उनके रिएक्शन सेम होते हैं, और जो सबसे नीचे वाले मेटल्स होते हैं जिनको कि हम आपके जो मेटल्स होते हैं जो कि गोल्ड प्लैटिनम, जो कि ऐसे वाले मेटल्स होते हैं ना, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर, तो इनके जो मरकरी, इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि किसी और एलिमेंट को या किसी और कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है। जो एजेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जाके दूसरे किसी भी रेडिकल को रिड्यूस करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, रिड्यूस कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है या कोई रेडिकल रिड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कोई कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तभी तो वो जाके दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर अब रिडक्शन की आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी है ना। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। या फिर रिडक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका ऑपोजिट हो जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और एक कंपाउंड जो कि रिड्यूस हो रहा है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन एडिंग वाटर टू सोडियम द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज। अब सोडियम जो है हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल से, अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि सोडियम जो है, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइन कंपाउंड्स बनाते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन एल्कलाइन या एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ Cu इन CuSO4 इज। अब कॉपर की वैलेंसी कॉपर सल्फेट में क्या है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए कि आपका कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, आपका सिलेबस आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। अगर चैप्टर आता होगा तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी, आपको पता है वैलेंसीज हम चेंज ओवर करके लिखते हैं। यहाँ पे आपको कॉपर की वैलेंसी, देखो कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है ना। कॉपर कौन कौन सी वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। अगर 1 वैलेंसी होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट दे रखा है CuSO4, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर की वैलेंसी 1 है कि 2 है।
इसके लिए इसके साथ में जो रेडिकल अटैच्ड है आप उसकी वैलेंसी देखिए। हमें पता है कि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, अभी हमने ऊपर भी देखा था कि सल्फेट रेडिकल जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे कॉपर और सल्फेट रेडिकल के साथ कोई भी एक्स्ट्रा नंबर अटैच नहीं है, इसका मतलब दोनों की वैलेंसी सेम है, इसीलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है। तो सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो कॉपर की भी वैलेंसी यहाँ पे 2 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ N इन NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है। अब अगेन आप देखिए दूसरे वाले एलिमेंट की वैलेंसी देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे N के साथ 2 लिखा होना चाहिए था, लेकिन N के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 नंबर है। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 दे रखी है और नाइट्रोजन की 2 दे रखी है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी किसी भी हाल में 1 नहीं हो सकती है, वो कितनी होती है, वो हमेशा 2 ही होती है। तो इसका मतलब आप इन दोनों की वैलेंसीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी सेलिना बुक में दे भी रखा है, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन भी है और ये कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है कि एक्चुअली दिस इज N2O4। N2O4 में कैंसिल करके वैलेंसीज को एक कॉमन फैक्टर से, तो ये हो जाता है NO2। तो एक्चुअली यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेम रहती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, ऑक्सीजन हमेशा वैलेंसी अपनी 2 ही शो करती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो नाइट्रोजन की ऑब्वियसली 4 हो जाएगी। नेक्स्ट इज a metallic nitrate that gives oxygen as the only gas on heating is। अब देखो दोबारा से वही जो टेबल है उसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है कि जो नाइट्रेट्स हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो कौन कौन सी गैस मिलती है। देखो नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो NO2 भी मिलती है, O2 भी मिलती है, कुछ केसेस में सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है, कुछ केसेस में ऑक्सीजन और NO2 दोनों मिलती है, कुछ केसेस में सिर्फ NO2 मिलती है। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्शंस शो करते हैं, ये टेबल्स आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा नाइट्रेट जो कि सिर्फ ऑक्सीजन देता है वो नाइट्रेट क्या होते हैं, वही हमारे जो टॉप के जो 2 मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, उन दोनों के नाइट्रेट्स, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सोडियम का लिख दीजिए NaNO3 या फिर आप पोटेशियम का लिख दीजिए KNO3। दोनों के जो नाइट्रेट्स हैं जब इनको हीट करते हैं तो दे डू नॉट गिव NO2, दे ओनली गिव O2, दैट इज ऑक्सीजन गैस ही देते हैं। नेक्स्ट इज द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन। अब देखो ये भी आपकी बुक में दे रखा है क्लियरली कि हाइपो क्या होता है, हाइपोक्लोराइड कब यूज़ करते हैं, क्लोरेट कब यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दे ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हाइपो हम कब यूज़ करते हैं, जबकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज लेस देन 2 से कम होता है तो हम हाइपो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 एटम से मिलके बन सकते हैं या 3 एटम से मिलके बन सकते हैं, 5 भी पेंटाटॉमिक भी होते हैं, 5 एटम्स या उससे ज़्यादा भी। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स उसके अटैच होकर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का जो एक मॉलिक्यूल होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, इट इज़ ऑक्टा अटोमिक। ऑक्टा अटोमिक होता है, मतलब S जो होता है वो S8 होता है। 8 एटम सल्फर के कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कॉमन नेम ऑफ MgSO4.7H2O इज, मतलब ये मैग्नीशियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसका आपसे नाम पूछा है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो हेप्टाहाइड्रेट है। अच्छा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये जितने नंबर अटैच होते हैं उसके हिसाब से इनको नाम देते हैं। जैसे 6 है तो हेक्सा हो गया, 5 है तो पेंटा हो गया, तो यहाँ पे 7 है तो 7 को हम बोल देते हैं हेप्टाहाइड्रेट। तो जो कॉमन नेम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का या हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का, उसका कॉमन नेम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबस सॉल्ट। इसकी और भी होती है ना, और भी होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं सॉरी ग्लोबस सॉल्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट इज द डाउनवर्ड एरो इन एन इक्वेशन शोज द प्रेजेंस ऑफ
अगर कोई हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन लिख के देख लेते हैं, जैसे H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ पे हम BaSO4 के साथ एक ऐसे डाउनवर्ड एरो अटैच करते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में हम ऐसा डाउनवर्ड एरो अटैच करें तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये है कि इट इज़ इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब कि वो सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ गया, तो प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है ये डाउनवर्ड एरो। ओके, नेक्स्ट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन प्रूव्स द, एक इक्वेशन है बैलेंस है, जैसे हमारी इक्वेशन है जिसमें जितने यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उतने ही यहाँ पे हैं, जितने सल्फेट, देखो सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या प्रूव करती है? इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये प्रूव करती है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज़ इंटर कन्वर्टेबल, मीन्स इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक जगह से दूसरी चीज़ में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उसको उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ अमोनिया इज, अब देखो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। अमोनिया का केमिकल नेम क्या होगा? इसका केमिकल नेम देखो, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। तो इसका केमिकल नेम होता है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे ही वाटर चैप्टर आपने पढ़ा है ना, तो वाटर का केमिकल नेम क्या होता है ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाटर का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, मैंने हर जो रिवीजन के क्वेश्चन बनाए 15-15 बनाए, इसके बाद में और बनाऊंगी, अभी मैंने 15-15 ही बनाए हैं। If an element exhibits 2 different valencies, then we use the suffix dash for the lower valency and the suffix dash for the higher valency. अब ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट अगर 2 अलग अलग वैलेंसीज एग्जिबिट कर रहा है तो हम IC और OUS कब कब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आयरन है, आयरन 2 वैलेंसीज शो करता है, +2 और +2 और +3। तो कोई भी एलिमेंट है, अब जैसे कॉपर है, कॉपर भी 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। अब यहाँ पे देखो आयरन की जो लोअर वैलेंसी है वो है +2, तो लोअर वैलेंसी जो होती है एक एलिमेंट की उसमें हम यूज़ करते हैं OUS, तो यहाँ पे हम बोलते हैं फेरस। आयरन की हायर वैलेंसी क्या है? +3, इसको हम बोल देंगे फेरिक। ऐसे ही कॉपर में देखो, कॉपर की लोअर वैलेंसी क्या है? Cu+, तो इसको हम बोलेंगे Cu+। और Cu2+, वो कॉपर की हायर वैलेंसी है, तो हम उसको बोलेंगे क्यूप्रिक। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने +3 वैलेंसी को इक लगाया है, IC लगाया है, और यहाँ पे हमने +2 वैलेंसी के लिए IC लगाया है। मतलब IC और OUS इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट अगर 2 वैलेंसीज शो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो लोअर वैलेंसी है उसमें हम OUS लगाते हैं, और उसी की जो हायर वैलेंसी है उसमें हम IC लगाते हैं। तो इसमें हम 2 एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आयरन और कॉपर का एग्जाम्पल लेके बताया है। तो अगर एलिमेंट 2 डिफरेंट वैलेंसीज शो कर रहा है तो जो उसकी लोअर वैलेंसी है उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं OU, डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं OUS, और जो हायर वैलेंसी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं IC, इक, अस और इक। तो यहाँ पे फेरस और फेरिक, ऐसे ही क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और ऐसे ही मैं हर चैप्टर की रिवीजन कराऊंगी आपको। जो 6 चैप्टर्स हम पहले ले रहे हैं, 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 6 चैप्टर बायोलॉजी के। इसके साथ साथ मैं आपको केमिस्ट्री का 6 चैप्टर भी कंटिन्यू करती रहूँगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी इश्यूज़, और धीरे धीरे
ये हमारा रिवीजन भी चलती रहेगी और हम चैप्टर्स भी करते रहेंगे। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आपकी जो नॉलेज है वो थरो होनी चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिविटी आपकी क्लियर है, ताकि आपका पेपर वैसे ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आता है तो और ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी अगर उसमें इंक्लूड होती है तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव थम्स अप। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड करिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।